वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, उसके पार्टिकल, उसके मेन टॉपिक्स क्या होते हैं और उसके अंदर हम मेन स्टडी करने वाले हैं आज कूलम्स लॉ के बारे में। लेकिन उस चीज को स्टडी करने से पहले हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो क्या होती है। हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पर होते हैं तो उस टाइम पर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मोशन में, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस कूलम लॉ को आगे फर्दर हमें स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है जो हमें इस टॉपिक को समझने में हेल्प करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, चार्ज के बारे में। जो चार्ज है ये क्या होता है, हमें पता है जो बेसिक यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो क्या होती है, चार्ज। अब हमें यह भी पता है जो चार्ज है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कैसा नेचर होता है। तो उसको भी स्टडी करने से पहले एक बात हम नजर डाल लेते हैं किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर। हमें यह पता है ये क्या होता है, एटम होता है, ये केमिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूड होता है। तो इसके सेंटर पे क्या होता है हमारे पास, यहां पर होता है न्यूक्लियस। और हमें यह भी पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अगर दूसरी बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो मेनली एटम के मास के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं एनर्जी शेल्स में, ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद अगर आप देख लेते हैं चार्ज पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टी, तो इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने का भी टाइम आ गया है, तो उसी को पढ़ते हैं एक बार। देखो, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अगर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले रिलेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मींस टू से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद अगर बात कर लेते चार्ज की, तो अगर बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की, और दूसरी बात कर लेते किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है। और वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्योंकि कूलम क्या होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं मास की, तो जो मास होता है प्रोटॉन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो जो प्रोटॉन के मास को जब हम देखते हैं तो क्या आता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। जबकि अगर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी होता है। तो देखिए 10 की पावर -31 जो क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन को लाइट इन वेट बनाती है मास के कंपैरिजन में अगर बात करें तो प्रोटॉन से। ठीक है, ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें इसमें क्या चीज पढ़नी है, तो हमें पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज की पता होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। हमें पता है हमारे पास मेनली दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव अगर बात करें, जो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि यहां पर रिप्रेजेंट भी किया गया है, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें लाइक चार्जेस की, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसा यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ की, तो देखो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स क्रिएट कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्ट करने की बात हो, चाहे उसको वो रिपेल करने की बात हो। तो ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है, चाहे एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दोनों ही केस में वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए हमें कूलम्स लॉ को रीड करने की आवश्यकता होती है। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, किसी भी प्रकार के दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो एक तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए अगर हम F से डिनोट करते थे फोर्स को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। अगर Q1 और Q2 हमने दो चार्जेस ले लिए, तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते होंगे प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, इसको जब मर्ज करने का काम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहां से तो हमें ये बात क्लियर हो गई है। अब इसी चीज को हम आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए फर्दर स्टडी करते हैं।
हम यहां पर क्या कर लेते हैं, एक 3D प्लेन कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई और जेड प्लेन। ये हमारा यहां पर क्या हो गया, ओरिजिन। हम यहां पर कोई भी दो चार्ज कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहां पर हमने मान लिया चार्ज क्या है, Q1, और यहां पर कोई भी चार्ज मान लिया Q2। ठीक है, तो हमने क्या चार्जेस कंसीडर करे हैं, लेट किया हमने दो चार्जेस करे हैं, चार्जेस भी कौन कौन से, Q1 एंड Q2। ये बात हमें क्लियर होगी। अब इसके अगर पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, R1, और ऐसे ही चार्ज Q2 का हम यहां से पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं क्या, R2। ये बात हमें यहां से समझ में आ गई है। ठीक है, क्या R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली क्या हो गए, रेस्पेक्टिवली हो गए इनके पोजीशन वेक्टर, किस किस के, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम जनरली तो डिनोट कर लेते हैं R से, लेकिन यहां पर अगर हम मान लेते हैं इसको R21। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, पहले जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था किस किस के, Q1 के मैग्नीट्यूड और Q2 के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इससे आगे हम स्टडी करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो पहले अगर हम सिंपली कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। तो यहां तक ये बात हमें हो गई क्लियर। उसके अलावा हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या होती है, देखिए थोड़ा हम कलर को चेंज करने का काम करेंगे। अब देखिए यहां हमने क्या कर लिया, वही बात डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने एक्स वाई और जेड प्लेन को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इसमें ये जो पोजीशन है, ये चार्ज यहां पर है, क्या है, एक मिनट, देखो ये हमारा हो गया एक्स प्लेन, ये हो गया हमारा वाई प्लेन, और ये हो गया हमारा जेड प्लेन। ठीक है, यहां पर ये जो पोजीशन ली, ये हमने ली किसकी, Q1 चार्ज की। ठीक है, ये जो पोजीशन ली ये हमने ली भाई किसकी, Q2 चार्ज की। तो यहां पर R1 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया चार्ज Q1 का, और जो R2 है ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया चार्ज Q2 का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये, तो ये क्या हो गया, हमारा R21 हो गया। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि अब हमारे पास चार्जेस क्या क्या अवेलेबल है। तो चार्जेस हमारे पास है, एक तो क्या है Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है, Q2 है। इसी अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, और पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब अगर देखते हैं, अगर हम क्या कंसीडर कर ले, जो फोर्स है, कि जो चार्ज Q1 लगा रहा है किसके ऊपर, चार्ज Q2 के ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं, जो F21 होगी वो क्या होगी, फोर्स है किसके ऊपर, ऑन चार्ज Q2, किसके द्वारा, ड्यू टू चार्ज Q1। ये बात क्लियर होगी। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं, जो F12 है वो क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी किसके ऊपर, चार्ज Q1, किसके द्वारा, ड्यू टू चार्ज Q2। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई है, इसमें तो कोई भी इश्यू है ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम लिखते हैं फोर्स ऑन F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो उसके लिए हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और डिवाइडेड बाई यहां पर जो पोजीशन वेक्टर हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो लेंगे R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर है। ठीक है, और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर आ जाएगा इस तरह से।
ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई है। उसके बाद हम यहां से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये बात क्लियर होगी हमें यहां तक। अब देख लेते हैं क्या जो हमने अभी यहां पर मेंशन करा था R21, ये जो R21 हमने जो मेंशन किया है इसका मतलब क्या है, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात भी हमें क्लियर होगी जी, बिल्कुल। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R वेक्टर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। यहां पर इसका हम क्या ले रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्केयर। यहां तक ये बात क्लियर होगी। जब इसको हम आगे स्टडी करेंगे तो यहां से तो हमारे पास अब तक आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये स्केयर और ये पावर 1 है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहां क्या आ गया, R21 आ गया। अब अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू है R2 वेक्टर। ये हमारा होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से हमारा जो R21 होगा वो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। यहां तक ये बात हमें क्लियर होगी जी, बिल्कुल हो गई। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो इसी वैल्यू को जब हम यहां पर फर्दर यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई है, क्योंकि हमने यहां पर कुछ भी नहीं किया। यहां से इस वैल्यू को हमने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मेंशन करने का काम किया है। तो अब इसको जब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास यहां से क्या रिजल्ट आता है, तो देखिए जो हमारे पास फोर्स आई F21 वो किसके इक्वल आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इनटू में आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से हम F12 के लिए भी लिख सकते हैं। F12 अगर बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो जब F21 था तो R2 माइनस R1 था, लेकिन अगर आप F12 की बात करें तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, ये है, और ये हमें क्या शो करता है, ये हमें देता कूलम्स लॉ देता है, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। तो देखिए जो स्टेप्स हमने यहां पर स्टडी किए थे स्टार्टिंग में, तो उन्हीं चीजों को हमने यूज किया है इसके अंदर। तो ये बात हमें यहां तक क्लियर होगी कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं दोनों वेक्टर्स का। मतलब हमने एक तो स्टडी कर लिया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और ऐसे ही हमने स्टडी कर लिया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q। तो यही चीजें हमने स्टडी करनी थी। तो इसी के साथ हमारी क्या हो जाती है, आज की सेशन खत्म हो जाती है कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।